हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद संतोष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में साइंस का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और उसकी नोट्स पढ़ ली थी। अब देखते हैं इसका दूसरा चैप्टर और इसके नोट्स पढ़ते हैं। क्या है? पहले दूसरे चैप्टर का नाम अम्ल, क्षारक एवं लवण क्या होते हैं, इनके बारे में एक एक करके डिस्कशन करते हैं। देखो, अम्ल क्या होते हैं? मतलब अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में एक या अधिक H+ आयन उत्सर्जित करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, HCl, HNO3, H2SO4 और CH3COOH। ठीक है। जैसे फिर अपन देखते हैं कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। देखो, प्राकृतिक पदार्थ और उपस्थित अम्ल। जैसे नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाई जाती है। सिरका में एसिटिक अम्ल। टमाटर में ओक्जेलिक अम्ल। उसी प्रकार देखते हैं जो दही होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाई जाती है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, क्षार क्या होते हैं? क्षार मतलब क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में OH- आयन उत्सर्जित करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, NaOH, KOH, CaOH2 और MgOH2 मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब देखते हैं जो पेट की अम्लता को दूर करने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है और मिट्टी की अम्लता को दूर करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सूचक क्या होते हैं? सूचक ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक के प्रकार: प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे कि इसमें आ गया, उदाहरण है इसके लिटमस, हल्दी, पत्ता गोभी, पेटूनिया एंड जेरानियम। ठीक है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधों से प्राप्त किया जाता है। अब देखते हैं संश्लेषित सूचक क्या है? संश्लेषित सूचक मतलब वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थैलीन। ठीक है। अब देखते हैं गंधीय सूचक, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल प्याज, वेनिला आदि। अब नेक्स्ट देखते हैं अम्लों के गुणधर्म। अम्लों के गुणधर्म: अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्षारकों के गुणधर्म। क्षारकों के गुणधर्म: ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये छूने पर साबुन जैसे लगते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है। और जब जैसे धातु प्लस तनु अम्ल,
धातु प्लस तनु अम्ल, ये धातु लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इनके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इधर आयरन की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में करवाते हैं तो FeCl2 और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखो, जब क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। जब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित, जैसे क्षार प्लस धातु ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसके, तो एग्जाम्पल हो गए जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाई तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। उधर एल्यूमिनियम की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाते हैं तो NaL2O2 एंड H2 का निर्माण होता है। अब देखते हैं धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया, देखो सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। जैसे धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल लवण CO2 एंड H2O। इसका एग्जाम्पल देखते हैं अब अपन। एग्जाम्पल है जैसे CaCO3 प्लस 2HCl, निर्माण हुआ CaCl2 प्लस CO2 एंड H2O का। इधर सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में करवाते हैं तो NaCl CO2 और H2O का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। इसकी जब अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो देखो सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। जैसे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल, इसमें लवण CO2 और H2O का निर्माण हुआ। अब देखते हैं एग्जाम्पल इसका। इधर अपन ने एग्जाम्पल लिखा, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में करवाई तो Na2SO4 CO2 और H2O का निर्माण हुआ। इधर ये भी बाइकार्बोनेट है, इसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ में करवाई तो NaCl CO2 और H2O का निर्माण हो गया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया, देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्षारक प्लस अम्ल लवण और जल का निर्माण हुआ। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में NaOH की अभिक्रिया HCl अम्ल के साथ में करवाई तो NaCl और H2O का निर्माण हुआ। उसी प्रकार NaOH की अभिक्रिया H2SO4 के साथ में करवाई तो Na2SO4 और H2O का निर्माण हुआ। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया देखते हैं। इसमें देखो क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं Na2O की अभिक्रिया HCl के साथ में करवाते हैं तो 2NaCl प्लस H2O का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। ठीक है, जब क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण
एवं जल का निर्माण करते हैं। जब क्षारक की अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। जैसे देखो क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड, लवण और जल का निर्माण हो गया। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं इसके एग्जाम्पल में हो गया। देखो 2NaOH की अभिक्रिया CO2 के साथ में करवाए तो Na2CO3 प्लस H2O का निर्माण हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका एक एग्जाम्पल हो रहा है, जैसे KOH की अभिक्रिया SO3 के साथ में करवाए तो K2SO4 और H2O का निर्माण हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं अपन तनुकरण। देखते हैं तनुकरण क्या है कि जल में अम्लीय क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं पीएच स्केल क्या होता है। देखो पीएच स्केल, पीएच का पूरा नाम पोटेंस हाइड्रोनियम या इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, इस पीएच में पी सूचक है पुरुषांश जिसका अर्थ शक्ति होता है। ठीक है, अब इसकी दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन देखते हैं अपन, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं, उसे पीएच स्केल कहते हैं। अब अपन दूसरी डेफिनेशन देखते हैं इसकी। दूसरी डेफिनेशन है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच स्केल कहते हैं। अब इसमें नोट दे रखा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा, मतलब सांद्रता जितनी अधिक तो उसका पीएच मान उतना ही कम होता है। अब नेक्स्ट इसके बाद में दे रखा है, देखो किसी भी उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान 7 होगा। जिस विलयन का मान 7 से कम है तो ये विलयन अम्लीय होगा, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो ये विलयन क्षारीय होगा, यह विलयन क्षारीय होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके बाद में निम्न विलयनों के पीएच मान। देखो विलयन दे रखे हैं और इधर इनके पीएच मान लिख रखे हैं। तो जठर रस होता है उसका पीएच मान होता है 1.2, नींबू का रस इसका होता है 2.2, शुद्ध जल का होता है 7, रक्त का होता है 7.4। जैसे बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, इसका होता है 10। और अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका होता है 14, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका होता है 0। अब इसके बाद में अपन देखते हैं परबल अम्ल। देखो अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल परबल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे HCl H2SO4। इसके बाद में अपन देखते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होती है, कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, ये दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे एसिटिक अम्ल हो गया CH3COOH। अब अपन देखते हैं प्रबल अम्ल, वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है उसे प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे NaOH और KOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं दुर्बल क्षार, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसके, एग्जाम्पल है मतलब NH4OH और एक हो गया MgOH2। ठीक है, अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं अम्लीय वर्षा। देखते हैं अम्लीय वर्षा क्या होती है। अम्लीय वर्षा, वर्षा के जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। हम अब देखते हैं अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव क्या क्या है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है।
ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा पॉइंट, अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर से बना ताजमहल काला पड़ने लगा है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा में उपस्थित अम्ल से क्रिया कर लेता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। इधर देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, क्या क्या महत्व है। देखो पहला पॉइंट देखते हैं, हमारे शरीर का पीएच प्राय 7.0 से 7.8 के बीच कार्यशील रहता है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब इसका देखते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं अब इसका। देखो पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। अब थर्ड देखते हैं, हमारा उदर HCl उत्पन्न करता है। ये अम्ल हमारे उदर को हानि पहुंचाए बिना हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। अपच होने पर हमारे उदर में अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न होता है जिससे पेट में दर्द व जलन का अनुभव होता है। इसे मुक्त होने हेतु देखो किस किस का उपयोग किया जाता है, एंटासिड जैसे सारकों का उपयोग किया जाता है। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल संसारित होने लगता है। अब नेक्स्ट देखते हैं पांचवा पॉइंट, देखो मधुमक्खी का डंक मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में कुछ प्राकृतिक अम्ल देखते हैं, कुछ प्राकृतिक अम्ल। देखो सिरका में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल। उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, चींटी का डंक में मेथेनोइक अम्ल, टमाटर में ओक्जेलिक अम्ल, नेटल का डंक में मेथेनोइक अम्ल। अब अपन नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके एग्जाम्पल, क्लोर क्षार प्रक्रिया के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। देखो जैसे 2NaCl प्लस 2H2O निर्माण हुआ 2NaOH प्लस Cl2 और H2 का। अब इसके उपयोग देखते हैं। देखो बॉक्साइड के धातुकर्म में उपयोग होता है, पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट है, साबुन कागज सिल्क उद्योग में भी किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं विरंजक चूर्ण। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, याद कर लेना। देखो बुझा हुआ चूना CaOH2 व क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे, जब बुझे हुए चूने को क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो ये विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है और साथ में जल का निर्माण होता है। अब देखते हैं अपन इसके उपयोग, क्या क्या उपयोग है। पीने वाले पानी को जीवाणु मुक्त व रोगाणु मुक्त करने में, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, कागज उद्योग में विरंजक के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है अपना बेकिंग सोडा, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं।
इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अब इसका NaCl और H2O, CO2 और NH3 ये सब मिलकर NH4Cl और NaHCO3 इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग देखते हैं क्या क्या है। देखो उपयोग में इधर देखते हैं इनको। स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने में। सेकंड है पेट की अम्लता को दूर करने में। थर्ड है अग्निशामक यंत्रों में। और फोर्थ है सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं मतलब धोने का सोडा। नेक्स्ट है अपने धोने का सोडा क्या है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है उसे पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। एग्जाम्पल देखते हैं Na2CO3 और 10H2O प्लस में ये मिलकर Na2CO3.10H2O हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके उपयोग क्या क्या उपयोग हैं इसके। अपन उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग कांच साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देखते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2O होता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हर्द हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है देखो CaSO4.12H2O एंड अब देखो ये 1/1/2H2O और ये इसने मिलकर जिप्सम का निर्माण कर दिया, मतलब CaSO4.2H2O का निर्माण हो गया। अब अपन इसके उपयोग देखते हैं। उपयोग क्या क्या है देखो उपयोग है भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में, मूर्तियां आदि सजावटी सामानों को बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।